क्षति आज पूरे भारत के लिए इसे कहा जाए, क्या आप कहना चाहेंगे? आशा भोसले आज हमारे बीच नहीं रही हैं, कोई ऐसी याद आपकी उनके साथ जुड़ी हो जो आज आपको सबसे ज्यादा याद आ रही हो और वो याद करके आप बहुत ज्यादा आज दुखी हो? सबसे पहले तो मैं ऐसी महान आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ जी। क्योंकि महान इसलिए कहा कि उन्होंने जो अचीव किया है वो अद्भुत है। एक जीवन में कलाकार को इतना अचीव करना असंभव के समान है एक्चुअली, और उन्होंने उस बिल्कुल। असंभव को संभव कर दिखाया है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे अवार्ड, बहुत सारे अचीवमेंट, बहुत सारे गाने, और ऐसे ऐसे गाने जो बहुत डिफिकल्ट सॉन्ग थे उनको उन्होंने बहुत आसानी से गाया है। एक याद मेरी जुड़ी हुई है उनके साथ। वैसे तो मुलाकात कई बार स्टूडियोज में हुई है उनके साथ, लेकिन जो एक याद जो है, उन्होंने अपने 83rd बर्थडे पे मुझे इनवाइट किया था और मुंबई के में एक ऑडिटोरियम है, वहां पे उन्होंने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था। मुझे याद है मनोज कुमार साहब भी मेरे साथ थे वहां उस फंक्शन में। तो आशा जी जो है स्टेज से उतरकर सीधा जो है नीचे आई और जहां मैं बैठा था मेरे पास आ गई सीधा और मुझे बोली, धर्मराज जी आपने महाभारत में बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा कॉम्प्लीमेंट इतने बड़े लीजेंड के मुंह से सुन के मुझे लगता है इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे लाइफ में नहीं मिला। तो मैं हमेशा आशा जी का ऋणी रहूंगा कि इतने बड़े कलाकार होने के नाते भी उन्होंने मुझ जैसे छोटे कलाकार को रिकॉग्नाइज किया और आके मुझे ये शब्द कहे। तो मैं आशा जी के लिए यही कहूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार वालों को इस शक्ति को सहन करने की शक्ति दे, और उनके जो गाने हैं वो हमारी यादों में और हमारे कानों में हमेशा हमेशा गूंजते रहेंगे और उन्हें हम हमेशा हमेशा याद करते रहेंगे। और सिर्फ यही कहूंगा कि दूसरी आशा भोसले आना नामुमकिन है। बिल्कुल। साथ ही आपने बताया कि आप कई बार उनसे मुलाकात आपकी हुई है। मैं ये भी जानना चाहूंगी कैसा व्यक्तित्व था उनका, क्या खास बात आपको उनके व्यक्तित्व में लगती थी? देखिए, महान कलाकार तो थी ही, वो तो सभी कहते हैं, लेकिन मैंने जो नोटिस किया वो बहुत ग्राउंडेड थी एक्चुअली। इतने बड़े कलाकार को इतना मुकाम हासिल करने के बाद में जमीन से जुड़े रहना, ये अपने आप में अद्भुत होता है। मैं ये हमेशा देखता हूँ, कलाकार जितना ऊपर जाता है उतना ही ग्राउंडेड हो जाता है। आशा जी के साथ भी यही हुआ। जितनी वो अपने कैरियर में ऊपर चली गई उतना ही उनका व्यवहार जो है साधारण होता चला गया और बहुत ग्राउंडेड लेवल पे थी। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत बड़े कलाकार छोटे कलाकारों से बात करना पसंद नहीं करते हैं कभी कभी, लेकिन आशा जी जो हर किसी से बात करती थी, हर छोटे कलाकार को उसे उसकी कला की तारीफ करती थी। ये अपने आप में अद्भुत था और इसी व्यवहार की वजह से हम उन्हें हमेशा मिस करेंगे। ऐसा कलाकार दोबारा शायद ही दुनिया में आए। और मैं तो हमेशा याद करूंगा उनका जो 83rd बर्थडे मैंने उनके साथ मनाया था, वो बहुत ही अद्भुत था और उन्होंने बहुत सारे गाने उसमें गाए थे। मेरा जो पसंदीदा गाना है उनका है कि दम मारे दम मिट जाए गम। जो रेज हुआ था इस देश में, ऐसा तूफान आया था, ऐसा टॉर्नेडो आया था इस गाने से कि हर गली में, हर मोहल्ले में, हर पार्टी में ये गाना गाया जाता था और लोग इस पे डांस करते थे। तो ऐसा मुझे याद है हम लोग स्कूल में थे उस वक्त जब ये गाना रिलीज हुआ था और अर्ली 70s में, और हर प्रोग्राम में, हर कल्चरल प्रोग्राम में जो है ये गाना गाया जाता था और पूरा स्कूल जो है, टीचर्स और प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स मिलके सब डांस किया करते थे। अपने आप में यह अद्भुत दृश्य होता था और इन्हीं यादों के साथ मैं आशा जी को एक बार फिर याद करता हूँ और हमेशा उनका जो आवाज है हमारे कानों में गूंजती रहेगी। और बस यही उम्मीद करता हूँ कि परमात्मा जो है उन्हें अपनी शरण में ले और उन्हें उनकी आत्मा को शांति मिले। बिल्कुल। गजेंद्र जी, आपने उनके साथ काम किया, आपने उन्हें देखा है, आपकी इतनी मुलाकात उनसे हुई है। एक वर्सटाइल सिंगर वो थी, हर तरीके के, हर जॉनर के गाने उन्होंने गाए हैं। तो क्या आपको लगता है आज की जनरेशन को क्या उनसे सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है? आशा जी की जो वैरायटी थी ना, उनके गानों में जो वैरायटी होती थी और जो सिंप्लिसिटी, मैं ये कहूंगा कि बहुत डिफिकल्ट सॉन्ग्स को बहुत आसानी से गाती थी। ये शायद उनमें इनबॉर्न क्वालिटी थी। ये या तो डेवलप की जा सकती है या इनबॉर्न क्वालिटी होती है। अगर कोई सिंगर चाहेगा तो इसको डेवलप करके शायद वो मुकाम हासिल कर सके, लेकिन आशा भोसले को टच करना ये नामुमकिन है। क्योंकि मुझे लगता है कि आशा जी के अंदर ये इनबॉर्न क्वालिटी थी, परमात्मा ने ही उनको ये क्वालिटी दी थी और जिसकी वजह से वो आशा भोसले कहलाई। ठीक है सर, आप बनी रहे हमारे साथ, में दोबारा आपके पास आती हूँ। संवाददाता शाहिद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शाहिद, क्या आगे प्रक्रिया अब किस तरीके से रहेगी? अंतिम संस्कार के लिए क्या समय जो है वो तय किया गया है? साथ ही लाखों लोगों की इंस्पिरेशन वो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके पार्थिव देह को देखने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर जुटेंगे।
जी जी चारू, अभी की मैं बात करूं तो मैं ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के बाहर ही मौजूद हूं और जाहिर सी बात है कि चाहने वालों की जब तादाद लाखों और करोड़ों में हो तो वो तादाद तो ऐसी भी नहीं जिसे उंगलियों पे गिनी जा सके। पूरी दुनिया में, सिर्फ देश में ही नहीं पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया में जो है उनके तादाद जो है ज्यादा है। यही वजह है कि ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के बाहर भी जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है क्योंकि भीड़ यहाँ ना हो। दूसरी अहम जानकारी जो लगी है, उस जानकारी में ये बात सामने आई है कि शिवाजी इलाके में जो है उनका अंतिम संस्कार होगा और उसके बाद पहले यहाँ की मेडिकल जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाए, फिर उसके बाद जो है उनका अंतिम संस्कार जो है शिवाजी पार्क इलाके में जो है किया जाएगा। इस वक्त आपको मैं बता दूं कि ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के बाहर जो है मीडिया के साथ साथ जो है दूसरे लोगों की भीड़ भाड़ यहाँ ना हो। यही वजह है कि जो मुंबई पुलिस है उनकी जो है इंतजाम जो है कर दिए गए, बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि यहाँ पे भीड़ किसी भी तरह से ना हो, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई खतरा पैदा ना हो। अब अगर हम बात करें यहाँ हॉस्पिटल में अभी जो मेडिकल प्रक्रिया है वो तकरीबन 2 घंटे और लगेंगे और वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से उनके घर ले जाया जाएगा और फिर उसके बाद जो है अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शिवाजी पार्क के इलाके में जो है पूरी की जाएगी। अब तक की बात करें, परिवार के बाकी लोग भी जो है यहाँ मौजूद है और जब ये सारी सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ से ले जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि जैसे ही जब ये मौत की खबर आई है तो उसके बाद से ही जो है आशा भोसले और उनके चाहने वाले उन सभी लोगों में जो है मायूसी की लहर दौड़ गई है। कल की अगर बात करें, कल से ही लोग जो है कल से हर जगह पे दुआओं का सिलसिला जारी रहा। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे, जहाँ पे भी दरगाह है, कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पे जो उनके चाहने वाले ना हो या उनके चाहने वालों ने उनके लिए दुआएं ना की हो, क्योंकि ये वो लोग रहे हैं जिनकी मिसाल शायद अब इनकी भरपाई तो हो नहीं सकती इस बॉलीवुड में, इस इंडस्ट्री में। और आने वाली अगर नस्लों की बात करें, आने वाली जो जनरेशन है वो भी अगर जो मौजूदा वक्त में आप देखिए कि जो लोग हैं वो आज भी 50 साल पहले के गाए हुए इनके गानों की जो है रिमिक्स करते हैं, हालांकि उसके बाद भी कभी इनका कोई एतराज नहीं रहा है। उसके साथ साथ दूसरी अहम बात देखिए कि इनके लिए जो लोगों के दिल में जो इज्जत, जो एहतराम, जो अदब रहा है, आप देखिए कि कोई हमेशा से कंट्रोवर्सी से ये सब दूर रहे। इनके गाने भी जो है कंट्रोवर्शियल नहीं रहे कभी। और इसके साथ साथ जब कभी भी वो स्टेज पर आती थी तो आप देखिए कि लोगों का जो है अदब, जो इज्जत उनके लिए थी, लोग खड़े हो जाते थे। ये जो है आज की नस्ल या आज की जो पीढ़ी है वो शायद इससे कोसों दूर है या वो ये कभी हासिल ही नहीं कर सकती। आज 92 साल की उम्र में भी उन्होंने अपने पेशे को जो है कभी नहीं छोड़ा, बॉलीवुड को जो है कभी नहीं छोड़ा, हमेशा वो जुड़ी रही। उम्र के आखिरी दौर में भी जो है उन्होंने हमेशा से जो है ऐसा नहीं रहा कि वो लाइमलाइट से दूर रही, बल्कि उनके गाने, उनके ऐसी जो नगमे रहे हैं, जो गीत रहे हैं उनके, वो हमेशा उनको जो है लोगों के दिलों में तब भी जिंदा रखे, आज भी, और उनके न रहने पर भी जो है उनके गाने लोगों को जो है जिंदा रखे। हाँ, बिल्कुल, आप बनी रहे हमारे साथ, अपडेट आपसे मैं लगातार लेती रहूंगी। तो ये एक अपूर्णीय क्षति है आज। एक लेजेंडरी सिंगर, स्वर कोकिला जिन्हें कहा जाता है, आशा भोसले आज हमारे बीच नहीं रही हैं। 1933 में महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ और आज उन्होंने आखिरी सांस ली। लंबे समय से वो बीमार चल रही थी, ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज जारी था। लंबे समय से अस्पताल में भी वो भर्ती थी। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि लंग्स इन्फेक्शन उन्हें डॉक्टर ने बताया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई है, उनका निधन हो गया। और चलिए, हमारे साथ गेस्ट लगातार बने हुए हैं। गजेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप इतनी बार उनसे मिले हैं और साथ ही ये भी मुझे जानना है कि आप किसी से मिलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप किसी पर्सन के बारे में और किसी ऐसी पर्सनालिटी के बारे में एडमायर करते हैं। पर्सनली कौन सी चीज़ आपको उनकी सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी? देखिए, मेरी फिल्मों की उस दौर में जब रिकॉर्डिंग होती थी तो कई गाने आशा जी ने गाए हैं उन फिल्मों में, और हम लोग एक्टर होने के नाते हमको उपस्थित रहना पड़ता था स्टूडियो में। तो आशा जी जब आती थी तो उनका सबसे व्यवहार जो है बड़ा मिलनसार होता था। आते ही सबसे मिलती थी और सबसे बात करती थी। जो लोग बात बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनती थी। मैं इन सब चीजों को एक ही समेटूंगा कि बहुत ग्राउंडेड थी वो, जमीन से जुड़ी हुई कलाकार थी। और इतने बड़े मुकाम पे पहुंचने के पश्चात अगर कोई कलाकार जमीन से जुड़ा हुआ तो ये अपने आप में एक अद्भुत सिचुएशन होती है। और जो जितना बड़ा कहते हैं ना, फलदार वृक्ष जो है वही झुका हुआ होता है। तो आशा जी जो है ने वो मुकाम हासिल किया था, उस फलदार वृक्ष का मुकाम हासिल किया था। और हमेशा जो है झुक के और लोगों से बात करना, लोगों की बातें सुनना और लोगों से मिलना, और जो उनकी अपनी क्वालिटी थी सिंगिंग की वो तो बहुत ही अद्भुत थी। और जब माइक पे जाती थी तो उनका रूप ही बदल जाता था एकदम, और लगता था कि हाँ, ये आशा जी हैं। तो आज के दौर में मुझे लगता है कि जो नए कलाकार हैं या जो ऑलरेडी हैं, जो सिंगर्स हैं, उनको उनसे सीखना चाहिए, उनके व्यवहार से सीखना चाहिए, उनकी सिंगिंग को अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी तक मुझे नहीं लगता कि जो फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी सिंगर्स हैं कोई उनकी बराबरी कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा मुकाम हासिल करने के बाद में फिर अपने आप को ग्राउंड लेवल पे रखना, ये अपने आप में अद्भुत है, सराहनीय है।
और मैं आशा जी को यही कहूंगा कि मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि देता हूं। परमात्मा जो है उनको अपने चरणों में स्थान दे और जहां भी रहें वो खुश रहें। बिल्कुल। साथ ही सर मैं एक और बात आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी सिंगिंग की बात आपने की है आशा भोसले जी की। आज के सिंगर्स की अगर बात करें, फिर चाहे से वो यंग सिंगर्स है जनरेशन, जैसे वो रैपिंग में आ रहे हैं या अलग अलग म्यूजिक जॉनर्स के अंदर आ रहे हैं, क्या आपको लगता है वो यूनिक क्वालिटी जो आशा भोसले जी में थी और आज के सिंगर्स के अंदर वो सबसे ज्यादा मिसिंग है और उन्हें वो सीखने की जरूरत है? जी, असंभव तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, और अगर कोई कोशिश करेगा तो डेफिनेटली सीख सकता है। लेकिन क्या होता है कि आशा जी जो हैं वो इनबॉर्न क्वालिटीज थी, तो इनबॉर्न क्वालिटीज और डेवलप की हुई क्वालिटीज में फर्क होता है। तो लेकिन फिर भी अगर कोई कोशिश करेगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके नजदीक पहुंच के वो मुकाम हासिल कर सकता है। हैं हमारे यहाँ भी ऐसे सिंगर्स, ऐसे कलाकार हैं जो कोशिश करेंगे और अपने आप में ठीक ये है, चीजें डेवलप ठीक करेंगे है। तो डेफिनेटली गजेंद्र पहुंच जी, सकते हैं। माफी चाहूंगी आपसे, मैं रोकना चाहूंगी आपको, दोबारा आपके पास में आऊंगी, आप बने रहिए। और हंसराज हंस हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आज अपूर्णीय क्षति है, आज एक दुखद दिन है, आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही हैं। आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा जो आज आपको सबसे याद आ रहा हो? क्या क्या कहूँ जी, बात कर आ ही नहीं रही जेहन में। इतनी दुखदाई गमगीन खबर मिली है, ऐसे लगता जैसे क़यामत आ गई है। पता नहीं भगवान सारा इल्म उठा रहा है। तो भी लता जी चले जाते हैं, जगदीश साहब चले जाते हैं, आज आशा जी का जाना बहुत दुखद है जी, बहुत तकलीफ दे है। जी बिल्कुल। साथ ही हंसराज जी, क्या आपकी कभी उनसे मुलाकात हुई है? और अगर आप उनसे मिले हैं तो कैसा आपको उनका व्यक्तित्व लगा? और क्या उनके व्यक्तित्व के बारे में आज आप शेयर करना चाहेंगे? मैं जब पहली बार मिला तो उस वक्त मैं फिल्मों में हीरो आया था, पंजाबी फिल्मों में। तो मैंने बॉम्बे, मुझे बताया गया, तो मैंने उनके साथ डुएट गाया था। तो एकदम आवाज सुन के प्रीति सप्रू ने बनाई थी फिल्म, तो कहने लगी ये कहाँ से पकड़ लाई है, इतना आशीर्वाद दिया उनको। फिर उसके बाद हमने इंग्लैंड टूर भी इकट्ठे किया जी। उसके बाद फिर लता जी ने जब जन्मदिन अपना मनाया था बॉम्बे में, शायद लोगों को याद हो, स्टेडियम में तीनों बहनें सामने बैठे थे और मैंने गाना गाया था, यारा सिली सिली रात में बिरहा का जलना। तो वो मुझे याद आ रहे हैं। उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया, इतनी खुश हुए थे, घर में बुला के खाना वाना भी खिलाया, कभी कभार वीडियो कॉल कर लेते थे वो। और जब मेरे बाल वाल कम देखे तो कहने लगी, अरे हंसराज हंस ही नहीं लगता देखने को, बाल कहाँ गए, जल्दी बढ़ाओ लंबे बाल। तो मुझे ऐसे लगता था जैसे कोई माँ है, बड़ी बहन है। तो बहुत तकलीफ दे रही, बहुत तकलीफ। बिल्कुल हंसराज जी, म्यूजिशियन की, सिंगर्स की पहचान होती है उनका गाना, उनकी आवाज़, उनके शब्द। कुछ दो लाइन आज आप उनके लिए गुनगुनाना चाहें, जिससे उनको आप ट्रिब्यूट देना चाहें। मुझे इस वक्त तकलीफ ही इतनी हुई, मैं गा नहीं सकता जी। सिर्फ मैं प्रे कर सकता हूँ, ऐ मेरे मालिक ऐसे लोगों को थोड़ी लंबी उम्र और दे दिया कर, और ये लोग ताकि इनको सुन के शांति मिले। वरना तो आजकल शोर ही है, इतना शोर है संगीत में भी, जिंदगी में भी। तो मैं गाना फिर किस दिन गा दूंगा जी, अभी अभी खबर मिली है थोड़ा। ठीक है, फिर किसी थोड़ा ठहर के गाता हूं, थोड़ा मुझे नॉर्मल। मैं समझ सकती हूँ, मैं बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ। और साथ ही आशा जी की खास बात ये थी सर, जो हमने भी देखी है, आप भी बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वो ट्रेंड सेट करती थी। और आजकल के जो सिंगर्स हैं वो कुछ ट्रेंड्स ऐसे हैं जिनको फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ये उनकी खास बात सभी को लगती थी। अरे वो वर्सेटाइल थी, वो हिंदी गाए, पंजाबी गाए, मराठी गाए, बंगाली गाए, साउथ का, इंग्लिश का। वो लगता था कि उस जुबान के लिए बनी, एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन। और क्योंकि बेसिक तालीम थी, वो तो संगीत की मशीनें पैदा हुई थी जो कभी बेसुरी हुई नहीं। तो जो भी गा दिया बस अमर हो गया। ऐसे लोग, दम मारो दम, ऐसे ऐसे गाने हैं। मैं मेरे ज़हन में बहुत कुछ आ रहा है, कभी आपके स्टूडियो में आएंगे, बैठेंगे, गाएंगे, उनको याद भी करेंगे। अभी ताज़ा ताज़ा खबर मिली है ना, बिल्कुल तो ज़हन सुन्न हो गया है, ब्लॉक हो गया लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि यही डेप्थ उनके गानों में भी थी और उनके गानों को सुन करके भी लोग इसी तरीके से रिलेट कर पाते थे। और मैं भी बिल्कुल आपकी बात से रिलेट कर पा रही हूँ कि कितना दुखद ये जो आज पूरा घटनाक्रम है ये रहा है, और कितना दुख आपको इस चीज़ से पहुँच रहा है। यही कि आज के म्यूजिक में वो डेप्थ नहीं है जो आशा जी के गानों में थी, डेप्थ और वेराइटी। वो 80 साल पुराना भी गाना सुनो, उनका 50 साल पुराना सुनो, लगता आज का गाना है।
आज तो लाउडनेस है, शोर है, ये देखते भीड़ कितनी इकट्ठी, ना फिल्मों में आ रहा ना प्राइवेट म्यूजिक में, ऐसे लोग नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल। साथ ही हंसराज जी, जैसा कि आपने बताया कि एक वर्सेटाइल सिंगर थी वो, अलग अलग लैंग्वेज में भी उन्होंने गाने गाए हैं, तो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि उनके हार्डवर्क को, उनकी जर्नी को आप किस तरीके से देखते हैं? उनकी जर्नी बहुत पाकीज़ा रही, पवित्र रही, देवियां थी, ये देवियां हैं, 3 बहनें, उषा जी, फिर आशा जी, तो सबसे बड़ी उनकी बड़ी बहन भी, माँ भी लता जी थे। तो इन लोगों का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, हर चीज का अल्टरनेटिव होता है, ऐसे लोगों का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ये नहीं कह सकते आशा जी गए तो कोई और है, नो, एक एक ही बना के भेजा इनको। रफी साहब एक ही थे, किशोर दादा एक ही थे, ऐसे कभी धर्मेंद्र चले जाता है, कभी कोई, बहुत नुकसान हो रहे। बिल्कुल। साथ ही हंसराज जी, एक और बात, लता मंगेशकर, उनकी बड़ी बहन, और आशा भोसले, इन दोनों के बीच में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थी, लेकिन जहां लता दीदी जितना शांत वो थी, उतनी ही ज़्यादा चुलबुली आशा भोसले जी थी। आप उनसे मिले भी होंगे तो ज़रूर आपने ये उनके व्यक्तित्व में देखा भी होगा। हाँ, गुफ्तगू में भी थोड़े वो चुलबुले थे, लता जी संजीदा थे, लता जी पाकीज़गी की इंतहा था सुर उनका, वो साफ सफाफ, ऐसे लगता था दरगाह से ऊपर से बात आ रही है। तो ये दुनियादारी वाले भी गाने आशा जी गा लेते थे और चुलबुले भी गा लेते थे, वर्सटाइल थे बहुत ज्यादा। बिल्कुल। हंसराज जी, मैं दोबारा आपके पास में आऊंगी, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए। संवाददाता शाहिद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ठीक है शाहिद, मैं दोबारा आपके पास में आती हूँ। रजा मुराद हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजा जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। एक दुखद खबर, आज आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही हैं, क्या आप उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, उनकी आवाज, उनकी मखमली आवाज, जिसमें शोखी थी, जवानी थी, रवानी थी, शरारत थी, चंचलता थी, और बहुत रेंज थी उनमें। हर किस्म के गाने गा लेती थी, वो रोमांटिक हो, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, वो सोलो रोमांटिक हो, जाइए आप कहां जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ऐसे गाने उन्होंने गाए हैं। वो ममता भरे गाने हों, मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज ना लूं, वो भजन हो, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, वो सैड सॉन्ग हो, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने ना दिया, वो पॉप सॉन्ग हो, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम, वो मुजरा हो, एक तू है पिया जिस पे दिल आ गया, तेरी एक नजर ने राजा बेकरार, हर किस्म के गाने गाए हैं उन्होंने और बहुत खूब गाए हैं। तो 75 साल तक पूरे देश का मनोरंजन करना, पूरे दर्शकों के कानों में रस घोलना, ये उन्होंने किया है। और शारीरिक तौर पे सबको जाना है, जो आया है उससे तो जाना ही है, लेकिन उनका काम, उनकी कला, उनका टैलेंट, उनके गाने, उनकी रेंज, वो जब तक ये दुनिया कायम है तब तक उनके गाने भी कायम हैं, तब तक नई पीढ़ी भी, आने वाली पीढ़ी भी उनके गाने सुनकर उनसे प्रेरित होगी, उनसे इंस्पायर होगी। तो एक दौर खत्म हो गया है, जी, वो दौर तो अब वापस आने वाला नहीं, सूर्यास्त हो गया है, ये वो सूर्यास्त है बिल्कुल, जो दोबारा उगेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो काम वो कर गई हैं, मैं तो ये कहूंगा कि उनके कंठ में, उनके गले में माँ सरस्वती का वास था। बिल्कुल सर, इसीलिए कला उनमें कूट कूट के भरी हुई। बिल्कुल सही कहा आपने, और माँ सरस्वती का वास उनमें था, और इसीलिए युगों युगों तक उनका नाम जो है वो ऐसे ही लिया जाएगा, उन्हें याद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया रजा मुराद जी आपका, हंस जी आपका भी, और शायद आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए और अपने ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ये शेयर करने के लिए। तो चलिए, आज रात 9 बजे इंडिया न्यूज पर देखिए बीजेपी नेता और मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव का